Hello everyone, welcome to IQ Tab. Let's start with the newspaper analysis for 29th of December. First of all, let's understand what all news we have to discuss today. सबसे पहले we'll talk about two new vaccines which has been approved in recently in India plus one drug which has been approved against COVID virus. तो हम इसके बारे में बात करेंगे. Second, we'll talk about a textile product जो कि अपाटानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट है और जिसके बारे में जीआई टैग मांगा गया है अभी. ठीक है, सो जीआई टैग अभी से मिला नहीं, अब इसके लिए मांगा गया है, डिमांड की गई है, तो हम इसके बारे में समझेंगे. थर्ड, विल टॉक अबाउट कि रिसेंटली सीरिया के ऊपर इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है. ठीक है, तो दिस इज नॉट अ न्यू थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड कि सीरिया के ऊपर लगातार इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है. पूरे साल इसने बहुत सारे एयर स्ट्राइक्स किए हैं, तो एक और एयर स्ट्राइक रिसेंटली किया है, एक पोर्ट के ऊपर किया गया है, तो हम उसका लोकेशन वगैरह प्रॉपर्ली ट्रैक करेंगे. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट कि आपने एक न्यूज सुना होगा कि असेंबली जो महाराष्ट्र का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर स्पीकर का इशू आ रहा है लगातार. ठीक है, तो ये एग्जैक्टली इशू क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली इसके क्या लॉज है, इसके बारे में हम प्रॉपर्ली समझेंगे. Let's move on to the first topic that we have to discuss. It is about the new vaccines which has been recently approved in India against COVID virus. Now, इंडिया ने दो कोविड वैक्सीन को और एक एंटीवायरल ड्रग दैट इज मोल्यूपिराविर इसको रिसेंटली अप्रूवल दिया है अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन. देखिए, अभी इंडिया के अंदर टोटल 3 वैक्सीन है जो ऑलरेडी काम कर रही है. कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक वी. ठीक है, ये 3 वैक्सीन ऑलरेडी इंडिया के अंदर अप्रूव्ड है और जिसको एडमिनिस्टर किया जाता है लोगों के अंदर. बट इसके अलावा कॉर्बेवैक्स, कोवोवैक्स, ये दोनों वैक्सीन और एक मोल्यूपिराविर यानी कि एक ड्रग, ये तीनों रिसेंटली कल इसको अप्रूव किया गया है. ठीक है, तीनों का इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया गया है. नाउ सबसे पहले देखते हैं कॉर्बेवैक्स क्या है. कॉर्बेवैक्स जो है वो हैदराबाद की एक कंपनी है जिसका नाम है बायोलॉजिकल ई. ठीक है, ये कंपनी का नाम आपको ध्यान रखना है, बायोलॉजिकल ई. इस कंपनी ने एक कॉर्बेवैक्स नाम की वैक्सीन बनाई है जो कि प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है. ठीक है, आपको याद होगा कल हमने इसके बारे में डिटेल में बात की थी. तो प्रोटीन का जो सब यूनिट वैक्सीन है इसका नाम है कॉर्बेवैक्स. सेकंड जो वैक्सीन है उसका नाम है कोवोवैक्स. तो ये जो कोवोवैक्स है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है जो कि पुणे के अंदर बेस्ड है और ये एक नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन है. नाउ आपको ध्यान होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी एक वैक्सीन बना रखी है जिसका नाम है कोविशील्ड. ये जो कोविशील्ड है इसको भी सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था और सेकंड कोवैक्स इसको भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है. ठीक है, सो ये दोनों वैक्सीन और एक मोल्यूपिराविर नाम का जो ड्रग है उसको रिसेंटली इंडिया के अंदर अप्रूव किया गया है. अब जो कॉर्बेवैक्स है उसको को डेवलप किया गया है. देखिए, जो बायोलॉजिकल ई जो हैदराबाद बेस्ड लैब है उसने बहुत सारे डिफरेंट लैब्स के साथ मिलकर काम किया है, जैसे कि बेयर कॉलेज मेडिसिन इन ह्यूस्टन यूएस, ये भी एक कॉलेज है. साथ में डायनावैक्स नाम की एक कंपनी है जो यूएस की कंपनी है. इन तीनों कंपनीज ने एक साथ मिलकर इस कॉर्बेवैक्स को बनाया है. ठीक है, और जो सेकंड जो कोवोवैक्स है वो बेसिकली जो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है उसने लाइसेंस लिया है यूएस की कंपनी है जिसका नाम है नोवावैक्स. ठीक है, नोवावैक्स नाम की कंपनी है, उसने एक्चुअली कोवैक्स को बनाया है और उससे लाइसेंस लिया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, तो ये भी इंडिया के अंदर इसको डेवलप कर सकता है. आपको ध्यान रखना है कॉर्बेवैक्स और कोवैक्स दोनों ही जो है दोनों को डब्ल्यूएचओ ने भी अपने इमरजेंसी यूज के लिस्टिंग के अंदर अप्रूव ऑलरेडी किया हुआ है. ठीक है, तो ये दोनों डब्ल्यूएचओ से ऑलरेडी अप्रूव्ड है, इसको रिसेंटली इंडिया ने भी अप्रूव कर दिया है. और इसके जब डब्ल्यूएचओ ने इसको अप्रूव किया था ना तो उसको कोवैक्स इनिशिएटिव के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था. देखिए, कोवैक्स इनिशिएटिव का सीधा इसका मतलब क्या है, कोवैक्स को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये इट टॉक्स अबाउट कोरोना वैक्सीन. ठीक है, तो इट टॉक्स अबाउट कोविड वैक्सीन. तो कोवैक्स जो एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर डब्ल्यूएचओ ने बोला था कि जितनी भी कंपनीज होंगी जो कि वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करेंगे उसका सबसे पहली प्रायोरिटी ये होगी कि जो 40% ऑफ द वर्ल्ड जो कि अभी तक पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड नहीं है, जो अनवैक्सीनेटेड है, स्पेशली जो अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और जितने भी पुअर कंट्रीज है जहां तक अभी वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है उनको ऑन प्रायोरिटी सबको वैक्सीनेट करना है. ठीक है, ऐसा डब्ल्यूएचओ का मेन एम था. उसके अंदर कोवैक्स नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था और उसी इस कोवैक्स इनिशिएटिव के अंदर इसको कॉर्बेवैक्स को और कोवैक्स दोनों को इंक्लूड किया गया है. ठीक है, आई होप आपको इतना मालूम चल गया हो. नाउ मोल्यूपिराविर जो एक ड्रग है उसको रिसेंटली अभी लास्ट मंथ यूएस के एफडीए जो होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसने अभी रिसेंटली अप्रूव किया था और इसके बाद अब इसको इंडिया के अंदर भी अप्रूवल मिल गई है. अब देखिए, मोल्यूपिराविर जो है वो बिल्कुल पैक्सलोविड जैसा है. पैक्सलोविड के बारे में हमने अभी कुछ दिनों पहले ही बात की थी. जो फाइजर नाम की कंपनी है उसने पैक्सलोविड को बनाया है और ये मोल्यूपिराविर और पैक्सलोविड ये दोनों ही ध्यान रखना आपको वैक्सीन नहीं है, एक टाइप का ड्रग है, मतलब एक टाइप का मेडिसिन है. तो मेडिसिन क्या होता है, मेडिसिन का सीधा सा मतलब आप इसको टैबलेट समझ सकते हैं. ठीक है, जिस तरह टैबलेट होता है ना, टैबलेट खाते हैं किसी भी चीज के लिए, एक टाइप का टैबलेट है. ठीक है, तो मोल्यूपिराविर भी एक टाइप का टैबलेट है और पैक्सलोविड भी एक टाइप का टैबलेट है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि देखिए एक वैक्सीन में और एक ड्रग यानी कि टैबलेट कोई भी मेडिसिन, इन दोनों में फर्क क्या होता है, इसके बेसिकली फंक्शनिंग में क्या फर्क होता है. देखिए, आपको समझना है कि एक वैक्सीन जो होता है वो हमेशा बीमारी से पहले दिया जाता है, मतलब पहले देकर उस बीमारी को रोकने की कोशिश की जाती है, उसका मतलब है वैक्सीन. तो वैक्सीन एक टाइप का किसी चीज को रोकता है, मतलब कॉज करने से रोकता है. और अगर वो पर्टिकुलर बीमारी हो जाए, मतलब कोई भी डिजीज अगर हो जाए, उसके बाद उस डिजीज का इफेक्ट कम करने के लिए इस पर्टिकुलर मेडिसिन को या फिर ड्रग को दिया जाता है. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. तो ये जो फर्स्ट दो जिसके बारे में बात की हमने, कॉर्बेवैक्स और कोवैक्स, ये दोनों टाइप के वैक्सीन है, यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोविड ना हो इस चीज के लिए ये वैक्सीन उन पर्सन को दिए जाएंगे. लेकिन अगर किसी पर्सन को कोविड हो जाता है तो उसके बाद मोल्यूपिराविर और पैक्सलोविड ये दोनों दवाइयां हैं जो उनको दी जाएंगी.
अब देखिए जो पैक्सलोविड जो लास्ट मंथ जिसके बारे में हमने बात की थी, जो भी 2-3 दिन पहले हम जिसके बारे में बात की थी, पैक्सलोविड उस पर्टिकुलर केस में दे सकते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन को जो सिम्टम्स आ रखे हैं कोविड के, वो या तो माइल्ड है मतलब बहुत ही कम है, या फिर मॉडरेट है। ठीक है, तो या तो माइल्ड सिम्टम्स हो या फिर मॉडरेट सिम्टम्स हो, मतलब ठीक ठाक सिम्टम्स हो, बहुत ज्यादा हैवी सिम्टम्स ना हो, तो ऐसे टाइम में पैक्सलोविड काम कर रहा है अच्छा खासा। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो ये मोलनुपिराविर है, मोलनुपिराविर नॉर्मल केसेस में काम नहीं करता है। जब ये बहुत ज्यादा हाई रिस्क हो जाता है ना, मतलब रिस्क जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उस टाइम आपको मोलनुपिराविर देना है। बट आपको साथ ये बात बहुत ध्यान रखना है कि मोलनुपिराविर जो है ये नॉर्मल कंडीशंस में काम नहीं करता है। मोलनुपिराविर देखिए जिस तरीके से काम करता है वो क्या, देखिए ऐसे काम करता है कि मोलनुपिराविर जब एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, कोविड का वायरस ढूंढता है। सबसे पहले तो कोविड के वायरस को ढूंढता है, उसके बाद जैसे ही वो वायरस ढूंढ लेता है ना, उस पर्टिकुलर वायरस के साथ जाकर ये अटैच हो जाता है, और उसके बाद जो कोविड का वायरस है उसके अंदर कुछ जेनेटिक एरर्स मतलब कॉज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मतलब मोलनुपिराविर जो एक ड्रग है, जो मेडिसिन है, ये जाएगा बॉडी के अंदर, कोविड के वायरस को ढूंढेगा और उस पर्टिकुलर वायरस के अंदर कुछ जेनेटिक एरर्स कॉज करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ठीक है, तो वो एक्चुअली जिस तरीके से फंक्शनिंग करना चाहता था कोविड का वायरस, उस तरीके से फंक्शनिंग उसको करने नहीं देगा। ठीक है, उसको अलाउ नहीं करेगा। इसी कारण जो कोविड होता है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर मतलब कॉज नहीं कर पाएगा दिक्कत, अगर मोलनुपिराविर की दवाई आप खाओगे तो। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से काम करता है। लेकिन इसी के कारण जो यूएस का जो एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, कि जो बॉडी है, उसने बोला है कि मोलनुपिराविर को आप ऐसे मतलब बहुत ही कॉशियसली यूज करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी मोलनुपिराविर देना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज इससे दो दिक्कत होंगी। मान लीजिए किसी के बॉडी के अंदर अगर कोविड का वैक्सीन नहीं हो, तो मोलनुपिराविर क्या हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा ना हो कहीं कि हमारी खुद की बॉडी के जो हमारा जीन्स है ना, हमारी बॉडी के जो हेल्थी जीन्स है, उनके ऊपर अटैक करके उनके अंदर कुछ ना कुछ एरर कॉज कर सकता है। उसके कारण हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स की तरह इसको यूज बिल्कुल नहीं करना है। मतलब अगर किसी को कोविड नहीं है तो उसको ये मोलनुपिराविर बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, सिर्फ कुछ ही अडल्ट्स को देना है जिसके ऊपर बाकी जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, कोविड के ट्रीटमेंट्स, वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको वहां पर जाकर आप मोलनुपिराविर दे सकते हो, तो आपको अच्छे से वो रिजल्ट देगा। नाउ इंडिया के अंदर टोटल 13 कंपनीज ऐसी हैं जो कि मोलनुपिराविर को मैन्युफैक्चर कर रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर वैक्सीन के पेटेंट नहीं किया गया है और इसके जेनरिक मेडिसिन बनाए जा सकते हैं, मतलब इसका जेनरिक वर्जन बनाया जा सकता है। ठीक है, मोलनुपिराविर का जो भी पेटेंट जो राइट है, मतलब किस तरीके से इसको बनाया गया है, सारा केमिकल फॉर्मूलाज एंड ऑल, उसको 13 कंपनी के साथ शेयर किया गया है। ये 13 कंपनी जो है एक साथ मिलकर मतलब इस पर्टिकुलर इसको ड्रग को मैन्युफैक्चर करेंगी, ताकि इस पर्टिकुलर ड्रग की जो सप्लाई है वो हमारे इंडिया के अंदर कम ना हो, या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी कम ना हो। ठीक है, और आपको ये मोलनुपिराविर का प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ जो मोलनुपिराविर की जो हमने बात की, टोटल 13 जो डिफरेंट कंपनीज है, वो सब अपना अपना जेनरिक वर्जन निकाल सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबका नेम अब मोलनुपिराविर नहीं होगा, सब अपने अपनी कंपनी के नेम पर उसका नाम रखेंगे। तो उनमें से एक जो कंपनी है उसका नाम है सिप्ला। ठीक है, सिप्ला जो कंपनी है वो भी इस मोलनुपिराविर को बना रही है और उसने अपना नेम जो रखा है उसका नाम है सिप-मोलन्यू। ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि सिप-मोलन्यू क्या होता है। ठीक है, ना आपसे क्वेश्चन यूपीएससी डायरेक्टली प्रीलिम्स से पूछ सकता है कि सिप-मोलन्यू रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ टर्म रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, तो इस तरीके का यूपीएससी का क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट होता है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। ठीक है, सिप-मोलन्यू आपको ध्यान रखना है ये कोविड से डायरेक्टली रिलेटेड है। ये एक टाइप की दवाई है जो कि मोलनुपिराविर का ही एक वर्जन है, जो कि सिप्ला नाम की कंपनी बना रही है। नाउ देखिए, अब जो ये दो वैक्सीन को रिसेंटली अप्रूव किया गया है, इसको इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर कब इंक्लूड किया जाएगा, इसका कोई भी डिटेल अभी तक नहीं दिया गया है। ठीक है, सो आपको बस ध्यान रखना है कि अभी तक सिर्फ अप्रूव किया गया है। अभी भी हमारे जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, मतलब जो लोगों को जो वैक्सीन दिया जा रहा है, उसके अंदर अभी भी जो मेन वैक्सीन है वही होंगी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और कुछ स्पुतनिक 5। दैट्स इट। यही 3 वैक्सीन है जो अभी भी दी जा रही हैं। अभी भी ये जो कॉर्बेवैक्स और कोवैक्स ऑल्दो अप्रूव हो गई है, बट इसको अभी भी हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके अलावा अब जो न्यू वैक्सीन आई हैं, क्या वो हमें थर्ड डोज की तरह यूज हो सकती है? मतलब क्या कॉर्बेवैक्स और कोवैक्स इनमें से कोई भी हमारे थर्ड डोज यानी कि प्रिकॉशनरी डोज की तरह यूज हो सकती है? इसका अभी तक कोई भी स्टडीज या फिर कोई भी रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया है। अगर इसका कोई भी रिजल्ट हमारे सामने आएगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे। नाउ जैसे हमने बात की, देखिए कोवैक्स, कॉर्बेवैक्स, ये दो वैक्सीन है, और मोलनुपिराविर नाम का एक ड्रग है जिसको रिसेंटली अप्रूव किया गया है। कोवैक्स की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है और ये एक नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन है। ठीक है, नैनो पार्टिकल सीधा सा मतलब होता है जहां पे छोटे छोटे मतलब नैनो साइज के पार्टिकल्स हैं, उसको हमारी बॉडी के अंदर रिलीज किया, मतलब उस जो वैक्सीन है उसके अंदर नैनो पार्टिकल्स साइज के मतलब वैक्सीन होंगे, मतलब उसके अंदर एंटीबॉडीज होंगे जो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे और कोविड से फाइट करने में हेल्प करेंगे। और सेकंड जो कॉर्बेवैक्स, आपको ध्यान रखना है ये इंडिया का इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है सबसे पहली बात तो, और ये बायोलॉजिकल ई नाम की जो हैदराबाद की कंपनी है वो उसको बना रही है, और ये आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको बस ये तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि कॉर्बेवैक्स जो है ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऐसा वैक्सीन है जो कि आरबीडी प्रोटीन को यूज कर रहा है।
ठीक है। अब देखिए मॉल्यूपिराविर को जो हमने देख लिया, ये 200 mg का एक पिल होगा, मतलब एक पर्टिकुलर पिल जो है उसके अंदर 200 mg की दवाई होगी, जो कि टोटल 13 फार्मा कंपनी जो है साथ में मिलकर बनाएंगी, जैसे हमने अभी बात किया। उनमें से एक सप्लाई है, और भी बहुत सारी कंपनी है, बट आपको कंपनी के बारे में बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस मेन चीज पता होना चाहिए कि मॉल्यूपिराविर एक वैक्सीन नहीं है, वो एक टाइप का ड्रग है, ठीक है। और कोवोवैक्स और कोरोवैक्स ये है, दोनों ही वैक्सीन है। देखिए इसके एंड में वैक्स वैक्स आ रहा है, वैक्स का मतलब वैक्सीन, ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अब इंडिया के अंदर और कौन कौन सी वैक्सीन है जिसको अप्रूव कर दिया गया है। देखिए माइंड यू, आपको ध्यान रखना है कि वैक्सीन को अप्रूव करना और वैक्सीन को अपने हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना दो अलग अलग चीजें हैं। तो देखिए कोविशील्ड, कोवैक्सीन और ये स्पुतनिक 5, ये तीनों ही ऐसी हैं जो कि जिनको अप्रूव भी किया गया है, और हमारी जो वैक्सीन का प्रोग्राम है उसके अंदर इंक्लूड भी किया गया है। तो आपको ध्यान होगा, कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, कोवैक्सीन जो है हमारा भारत बायोटेक ने बनाया है, और स्पुतनिक 5 जो है रशिया का मेडिसिन है, रशिया का वैक्सीन है, सॉरी। इसके अलावा जाइकॉव डी जो है जाइडस कंपनी ने बनाई है, मॉडर्ना जो है वो यूएस ने बनाया है, और जॉनसन एंड जॉनसन जो है यूएस की कंपनी है। ये सारी वैक्सीन ऑलरेडी इंडिया के अंदर अप्रूव्ड है, लेकिन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5 सिर्फ यही तीनों है जो अभी इंडिया के अंदर वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने में हेल्प हो रहा है। और इसके अलावा कोवोवैक्स और कोरोवैक्स, ये दोनों भी हमारे वैक्सीन के फ्लीट के अंदर इंक्लूड हो गया। अब देखिए ओमिक्रॉन जैसे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर आपको एक न्यूज दिख रहा होगा कि येलो अलर्ट दिल्ली के अंदर इशू हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है येलो अलर्ट होता क्या है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि लेवल 1 के रिस्ट्रिक्शंस जो है उसे येलो अलर्ट कहा जाता है, ठीक है। लेवल 1 का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि इससे नीचे कोई नहीं है। येलो अलर्ट फर्स्ट लेवल ऑफ यहाँ पे अलर्ट होता है। इसके अंदर क्या है, सारे के सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया गया है। जितने भी वेडिंग, फ्यूनरल्स एंड गैदरिंग्स वगैरह होती है वहां पर 20 पीपल का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, मतलब 20 लोग से ज्यादा वहां पर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा मैरिज फंक्शन जो है सिर्फ कोर्ट मैरिजेस हो सकती है या फिर घर पे हो सकती है। जितने भी पैलेसेस थे, मैरिज पैलेसेस थे, उसको फिलहाल के लिए बंद दिए गए हैं। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू की बात की गई है, ठीक है। और इसके अलावा सिनेमाज, ऑडिटोरियम या फिर कोई भी ऐसा प्लेस जो कि एंटरटेनमेंट के लिए था और पब्लिक गैदरिंग होती थी, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और जो ट्रांसपोर्टेशन था, जो बस, मेट्रो, इन सब में 50% कट लगा दिया गया है। दिस इज द फीचर्स ऑफ येलो अलर्ट, यानी कि लेवल 1 का जो यहाँ पर लगाया गया है, यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसके अंदर ये फीचर्स सारे के सारे, ठीक है। और आपको ये फर्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। और सेकंड जो हम बात करने वाले हैं, एक टेक्सटाइल प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, इसका नाम है आपाटानी। ओके, सो समझते हैं पटानी टेक्सटाइल होता क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये पटानी टेक्सटाइल जो है ये पाया जाता है। इसके लिए जीआई टैग की सॉर्टिंग की गई है, मतलब मांगा गया है, सीख किया जा रहा है। अभी तक इसको जीआई टैग दिया गया नहीं है, आपको ध्यान रखना है। आपाटानी जो है एक आपाटानी नाम का ट्राइब है, जो कि जीरो नाम का एक जगह है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखिए अरुणाचल के अंदर पहली बात तो सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इस सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज है, इसका नाम है जीरो विलेज। ये जीरो विलेज जो है इसी के अंदर आपाटानी ट्राइब रहती है, और ये लोग वीविंग करते हैं, तो इस टाइप के टेक्सटाइल्स बनाते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखिए इस प्लेस में देखिए, इस पर्टिकुलर मैप में देखेंगे, देखिए ये हमारा इंडिया है, इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न, एक सेकंड रुकिए, ओके, सो ये इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न वो है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल बीच में दिस पर्टिकुलर प्लेस, दिस इज कॉल्ड एज जीरो, ठीक है, ये जीरो विलेज है, इसी के अंदर पटानी ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे, ओके एक सेकेंड, हाँ जी, ये देखिए, तो ये वीविंग करती हैं, जो कि वेरियस ऑकेजन्स के लिए यहाँ पर मतलब ये अपने शॉल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट चीजें बनाते हैं, जिसके अंदर कोई रिचुअल होता है, कोई कल्चरल फेस्टिवल है, उन सब चीजों में अपनी जो वीविंग करके अपने डिफरेंट टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश करते हैं लोग। ओके, ये मैप आप समझ चुके हैं। देखिए अब ये लोग वोवन फैब्रिक करते हैं, मतलब वीव करते हैं फैब्रिक को, फैब्रिक का मतलब धागा, धागे को वीव करते हैं, और उसके बाद उससे ज्योमेट्रिक और जिगजैग शेप के डिजाइन बनाते हैं। स्पेशली जो एंगुलर डिजाइन है वो सब बनाए जाते हैं ना। यहाँ पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जिगजैग, यहाँ पर देखिए जिगजैग, यहाँ पर शेप्स बनाए जाते हैं, देखिए देख सकते हैं आप, यहाँ पर एंगुलर डिजाइन बनाए जाते हैं, और यहाँ पर वीविंग करके बनाई जाती है, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए द ट्राइब जो है, जो ये वीविंग करते हैं, बेसिकली शॉल्स को वीव करते हैं, उसको जिग जीरो कहा जाता है, ठीक है, जिग जीरो, जीलन कहा जाता है, और या फिर वो जैकेट्स, मतलब जैकेट्स वगैरह भी बनाते हैं, जिसे सुपुनतारी कहते हैं, ठीक है। ये लोकल नेम्स है, ये लोकल नेम्स डायरेक्टली ऑल्दो नहीं पूछे जाते हैं, बट यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग टाइप में कि जिग जीरो जो है वो कहाँ का, मतलब कोई भी चीज जो है जिग जीरो कहाँ का वो है, ठीक है, जीलन कहाँ का या फिर सुपुनतारी कहाँ का, आपको ध्यान रखना है। सब अरुणाचल प्रदेश के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि अरुणाचल में जो अपनतारी नाम का जो ट्राइब्स है वो यहाँ पर बनाती है। नाउ द पीपल हैं यहाँ पर डाइंग करने के लिए, मतलब जो कॉटन के जो धागे होते हैं, कॉटन के धागे, उसको डाई करने के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए वो लीव्स एंड प्लांट्स को यूज करते हैं। इसका मतलब है कि वो नेचुरल कलर्स को यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, डाइंग करने के लिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है सिर्फ वुमेन जो है वही यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीविंग के अंदर एंगेज होती है। नॉर्मली मैन यहाँ पर नहीं करते हैं, मैन डू मतलब जो आउटडोर वर्क है वो मैन करते हैं, और जो वुमेन्स है वो यहाँ पर वीविंग करती है। ना जो ये ट्रेडिशनल हैंडलूम है, और हैंडलूम क्या होता है, हैंडलूम वो पर्टिकुलर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर ये लोग धागे को बनाते हैं, जिसे कहते हैं चिचिन, ठीक है। ओके वेट, मैं आपको शो करता हूँ कि कैसा होता है।
ओके अब इस अगर इमेज को देखेंगे, देखिए ये इस तरीके का होता है जहां पर ये पैर से इसको चलाया जाता है और यहाँ पर इसको धागे को यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। ये वो हैंडलूम होता है जिसको ये लोग यूज करके इस पर्टिकुलर फैब्रिक को बनाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही पोर्टेबल होता है, इसको इजीली कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और एक सिंगल वीवर जो है एक बार में उसको यूज कर सकता है। बेसिकली जो फीमेल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी होती है वह इसको यूज करती है, ठीक है। आई होप आपको इसके बारे में प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। अब जो पता नहीं ट्राइब्स है उसके बारे में हम कुछ डिटेल्स चेक कर लेते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। सबसे पहले जैसा हमने देखा ये जीरो वैली नाम का एक प्लेस है जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जीरो कहां पर प्रेजेंट है। ये अरुणाचल प्रदेश नाम का एक प्लेस है, वहीं पर ये जीरो प्लेस प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो लैंग्वेज बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज तानी लैंग्वेज, और ये दे वर्शिप द सन एंड द मून, ठीक है, यानी कि नेचुरल गॉड जो होते हैं उनको ये वर्शिप करते हैं। इसके अलावा दे फॉलो अ सस्टेनेबल सोशल फॉरेस्ट्री सिस्टम। सस्टेनेबल का सीधा सा मतलब होता है जो कि सस्टेनेबल का मतलब है कि आप आज भी अपनी चीजों को यूज करो, रिसोर्सेज को यूज करो, साथ में यू आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए भी आप उस रिसोर्सेज को संभाल के रख रहे हो, उसे कहते हैं सस्टेनेबल। यानी कि फॉरेस्ट्री सिस्टम को इस तरीके से यूज करते हैं कि वो फॉरेस्ट को यूज भी करते हैं बट साथ ही साथ उस फॉरेस्ट को पूरी तरीके से खराब नहीं होने देते हैं, मतलब उसको फिर से रिप्लेनिश कर देते हैं। उनके यहाँ जो मेजर फेस्टिवल है, बेसिकली दो मेजर फेस्टिवल है, द्री और म्यूको। जो द्री फेस्टिवल है उनका दैट इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। हर एक हार्वेस्टिंग से पहले वो लोग द्री फेस्टिवल मनाते हैं। और जो म्यूको फेस्टिवल है वो एक टाइप का फ्रेंडशिप फेस्टिवल होता है जहां पर वो सारी की सारी जो ट्राइब्स है, आपातानी ट्राइब्स है, वो एक साथ आकर इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को, फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करते हैं एक्चुअली। दे प्रैक्टिस एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर का मतलब है कि वो फिशिंग वगैरह, एक फिशिंग कम्युनिटी की तरह भी काम करती है जहां पर फिश को ग्रो करती है और साथ ही साथ राइस फार्मिंग भी करते हैं अपने प्लॉट्स के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कितना डाइवर्स इन्होंने अपने ऑक्यूपेशन को रखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर वीविंग भी करते हैं लोग, ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट्री भी करते हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर भी करते हैं, ठीक है। और इन हर चीज के अंदर इनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट दिखता है। अगर हम राइस फिश कल्चर की बात करें, यहाँ पर राइस फिश कल्चर देखा जाता है जो कि इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो राइस की ऐसी क्रॉप्स है जो कि यूनिक है यहाँ के। एक है इमो और है मिप्या। ये दोनों राइस की एक ऐसी क्रॉप्स की स्पीसीज है जो कि यहाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पर एक फिश की स्पीसीज है नगी ही, जो कि इस पर्टिकुलर एरिया से मतलब मिलती है, ठीक है। आपको ध्यान होना चाहिए इसके बारे में। ये एक स्केड्यूल टाइप का इसको एक वो मिला हुआ है, ठीक है। इसको एक यहाँ पर एसटीज मतलब आते हैं, अरुणाचल प्रदेश के एसटी के लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। आई होप आपको इस पर्टिकुलर के ट्राइब के बारे में सारे डिटेल्स जो है वो मालूम चल गए होंगे। नाउ अरुणाचल में इसके अलावा कौन कौन से जीआई टैग ऑलरेडी दिए गए हैं आपको ध्यान रखना है। जो आपातानी वीवर्स हैं उनको अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है, ठीक है। उनको अभी तक सिर्फ सीख किया गया, उनको मांगा गया है, अभी तक मिला नहीं है। अरुणाचल का जो ऑरेंज है उसको एग्रीकल्चर के फील्ड में जीआई टैग ऑलरेडी मिला हुआ है। और जो इदू मिश्मी ट्राइब्स जो वहाँ रहती है उसकी जो टेक्सटाइल्स है उनको भी यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट के फील्ड में ऑलरेडी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज सारी प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। तो द नेक्स्ट न्यूज जो हमें डिस्कस करना है कि वो इजराइल ने अभी रिसेंटली स्ट्राइक किया है सीरिया के एक पोर्ट के ऊपर, ठीक है। पोर्ट के ऊपर स्ट्राइक किया है, तो हम इसके बारे में समझते हैं। नाउ सबसे पहले हम सीरिया का लोकेशन देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है, देखिए ये इंडिया है हमारा, ठीक है। इंडिया के बाद पाकिस्तान, ईरान यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखेंगे आप, ये सीरिया है मेडिटेरेनियन सी के जस्ट पास में, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी के जस्ट पास में यहीं पे सीरिया आता है। नाउ सीरिया के अलावा जो सेकंड जो हमें लोकेशन देखना है वो इजराइल। सीरिया के साथ देखिए दिस इज सीरिया, ठीक है। दिस इज सीरिया। इसके बाद ये पार्ट है लेबनन, और लेबनन के जस्ट नीचे देखेंगे दिस इज इजराइल, ठीक है। तो इजराइल ने यहाँ पर सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक्स किए हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड। और ध्यान रखना है आपको, तीनों ही सीरिया, लेबनान और इजराइल तीनों यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी जो है उसको टच करते हैं। ओके अब समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है न्यूज़। क्या है न्यूज़? ये है कि एक पोर्ट है इजराइल के अंदर, उसके ऊपर रिसेंटली अटैक किया गया है, ठीक है। और ये सेकंड अटैक है जो कि रिसेंट मंथ्स के अंदर हुआ है सीरिया के ऊपर, ठीक है। इजराइल ने जो किया है, ठीक है, इस पोर्ट के ऊपर रिसेंटली अटैक हुआ है। तो हम इस पोर्ट का फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन चेक करते हैं। आप देख सकते हैं ये पोर्ट यहाँ पर सीरिया के बिल्कुल वेस्टर्न साइड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जस्ट नीचे एक टार्टस नाम का पोर्ट भी प्रेजेंट है। तो ये किया पोर्ट और टार्टस पोर्ट, ये दोनों ही वेस्टर्न जो फ्रंट है इसका सीरिया का, वहां पे ये दोनों ही पोर्ट प्रेजेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या है ये। जो सिंस द आउटब्रेक ऑफ सीरियन सिविल वॉर 2011 के अंदर से सीरियन सिविल वॉर स्टार्ट होता है, तब से लगातार इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं सीरिया के ऊपर। नाउ इजराइल का कहना यह है कि इजराइल जो है सीरिया की जो गवर्नमेंट ट्रुप्स हैं, कुछ गवर्नमेंट ट्रुप्स जो कि मतलब इजराइल के अगेंस्ट काम कर रही है, उन पर अटैक करता है। साथ ही साथ कुछ हेजबुल्ला के फाइटर्स वहां पर जो टेररिस्ट माने जाते हैं मतलब इजराइल के द्वारा, उनके ऊपर अटैक करता है। माना जाता है कि ऐसा कि ईरान जो है इनको बैक कर रहा है इजराइल पर अटैक करने के लिए, इसलिए इजराइल इनके ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पर एक अलावाइद नाम की एक कम्युनिटी भी रहती है जो कि इसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहती है। ओके लेट मी शो यू अलावाइद कम्युनिटी कहाँ रहती है। आप देखेंगे यहाँ पर दिस इज सीरिया। सीरिया यहाँ पे ये पोर्ट ये रहा, ठीक है, टाटास पोर्ट ये रहा, और यहीं पर ये पर्टिकुलर आप देख रहे हैं यहाँ पे अलावाइड कम्युनिटी सीरिया की रहती है, बिल्कुल वेस्टर्न फ्रंट के अंदर। इसी के ऊपर अभी जो अटैक किए गए हैं, यहाँ पर जो एयर स्ट्राइक किए गए हैं, इसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो लोग हैं यहाँ पर अफेक्टेड हुए हैं।
नाउ जो स्ट्राइक है इट कॉज सिग्निफिकेंट मटेरियल डैमेज, क्योंकि यहाँ पर जो पोर्ट के ऊपर बहुत सारे शिप्स वगैरह थे, उनमें से कुछ शिप्स को डायरेक्टली टारगेट किया गया है और उस शिप्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो ब्रिटेन का एक वॉर मॉनिटर नाम का एक वहाँ का ऑब्जर्वेटरी है जो कि ये बोलता है कि जो जिस कार्गो के ऊपर अटैक किया गया उसके अंदर बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन वगैरह प्रेजेंट थे, उसी के कारण इतना पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ है कि इट वॉज फेल्ट अक्रॉस द एंटायर, उस पूरे शहर के अंदर उसकी आवाज सुनाई दी है इस पर्टिकुलर बॉम्ब ब्लास्ट की, ठीक है, जो एयर स्ट्राइक किया गया है। नाउ सीरियन गवर्नमेंट जो है उसके यहीं पर, जैसा हमने नीचे बात की, टार्टर्स का जो पोर्ट है उसको रशिया ऑपरेट करता है। आपको ध्यान रखना है सीरिया के अंदर जो टार्टर्स पोर्ट है उसको रशिया इसको पूरी तरीके से ऑपरेट करता है। नाउ ये कोई नई चीज नहीं है पहली बात तो इसराइल के लिए, बिकॉज इसराइल ने लगातार सीरिया के ऊपर अटैक किया है और माना जाता है सिर्फ इस साल यानी 2021 के अंदर सीरिया के ऊपर लगातार 30 बार से ज्यादा ऑलरेडी अटैक हो चुका है, ठीक है, एयर स्ट्राइक्स हो चुके हैं जिसके अंदर 130 लोग मारे गए हैं, जिसमें 5 सिविलियंस थे और अराउंड 125 हिजबुल्लाह के फाइटर्स थे। तो आप देख रहे हैं सिचुएशन ऑलरेडी कितनी खराब हो चुकी है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। नाउ द नेक्स्ट चीज जो हमें डिस्कस करनी है कि महाराष्ट्र के अंदर जो असेंबली, जो महाराष्ट्र का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर स्पीकर का इशू लगातार इंक्रीज हो रहा है। देखिए इशू क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं कि आपने न्यूज तो जरूर सुना होगा, आपको इसका इशू समझाता हूँ। देखिए ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर कोई भी स्पीकर ही नहीं था। जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो वहां पर स्पीकर था, वो कांग्रेस की पार्टी का था, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया बाद में, जब ये यहाँ पर चेंज होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज होता है, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। जब उन्होंने रिजाइन कर दिया तो उसके बाद अभी तक कोई भी स्पीकर को वहां पर इलेक्ट नहीं किया गया है एंड ऑल द प्रोसीडिंग्स जो है वो सबके सब डिप्टी स्पीकर के द्वारा मतलब कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर पिछले काफी दिनों से यहाँ पर कोई भी स्पीकर नहीं है और सारा काम जो है डिप्टी स्पीकर के द्वारा यहाँ पर होता है। नाउ जो अपोजिशन पार्टी है अभी यहाँ की जो बीजेपी है वो लगातार इलेक्शन ऑफ द स्पीकर की डिमांड कर रही है, ठीक है, वो कह रही है कि इलेक्शन होना चाहिए स्पीकर का और इस पर्टिकुलर चीज का डिमांड जो है वो गवर्नर को भेजा गया है। गवर्नर ने क्या किया, इस पर्टिकुलर डिमांड को चीफ मिनिस्टर जो है उद्धव ठाकरे उनको भेजा है, लेकिन जो सीएम है उन्होंने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया इस बात को, बोला है कि अभी हमें स्पीकर को नहीं डालना है, अभी जब तक अगला इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, जब भी अगला इलेक्शन होगा उसके बाद ही इस पर्टिकुलर न्यू स्पीकर को यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक, अब समझते हैं कि क्या यहाँ पर गवर्नर का अप्रूवल रिक्वायर्ड है और कि अगर हमें स्पीकर को यहाँ पर अपॉइंट करना है तो आर्टिकल 178 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये बोलता है कि हर एक जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी स्टेट की, दे शैल एज सुन एज मे बी यानी कि एज सुन एज पॉसिबल कम से कम 2 बंदों को यहाँ पर चूज करना है, एक स्पीकर होगा और एक डेप्टी स्पीकर होगा, ठीक है, दोनों को चूज करना है। और ये एज सुन एज पॉसिबल किस चीज से, जैसे ही वो पर्टिकुलर सीट्स वैकेंट होती है, मतलब जैसे ही वो दोनों सीट्स खाली होती है, उनमें से कोई भी सीट खाली होगी तो यहाँ पर आपको स्पीकर और डेप्टी स्पीकर दोनों को ही जल्दी से जल्दी चूज करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो एज सुन एज मे बी है ना, ये बहुत ही वेग टर्म है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर कोई भी स्पेसिफाई नहीं करता है, ना ही कोई प्रोसेस स्पेसिफाई करता है और ना ही कोई टाइम फ्रेम यहाँ पर स्पेसिफाई करता है। इसने सिंपली बोला है एज सुन एज मे बी, इसी पर्टिकुलर चीज का यहाँ पर वेगनेस का फायदा उठाया जा रहा है और किसी पर्टिकुलर स्पीकर को यहाँ पर पूरी तरीके से अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। अब और कुछ स्टेट है जहां पर कुछ अच्छे रूल्स हैं स्पीकर को लेकर के, जैसे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक सिंपल एक रूल है जहां पर बोला गया है कि 15 दिनों के अंदर अगर कोई भी एक वैकेंसी होती है स्पीकर के अंदर, असेंबली के स्पीकर के अंदर, वहां पर 15 दिनों के अंदर उस पर्टिकुलर वैकेंसी को भरना है हमें, ठीक है, ऐसा यूपी का रूल है। इसके अलावा हरियाणा है, हरियाणा ने बोला है 7 दिनों के अंदर कोई भी वैकेंसी होती है तो पहली बार तो एज सुन एज पॉसिबल रखा गया है, वहां पर भी ये टर्म यूज किया गया, लेकिन उसके बाद 7 डेज का यहाँ पर टाइम दिया गया है, मतलब एक हफ्ते के अंदर आपको किसी भी स्पीकर या डेप्टी स्पीकर कोई भी अगर वैकेंसी आती है तो उसको आपको जल्दी जल्दी भरना है। ना महाराष्ट्र ने भी ये बोला हुआ है कि द गवर्नर जो है उसको एक डेट फिक्स करनी होती है, गवर्नर मतलब एक डेट फिक्स करेगा, उसी दिन इलेक्शन होंगे स्पीकर के और उसी दिन क्या होगा, इलेक्शन मतलब इलेक्शन होने के बाद स्पीकर को चूज किया जाएगा। लेकिन बात ये हुई कि महाराष्ट्र ने इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया और बोला गया कि गवर्नर के रिकमेंडेशन के साथ साथ सीएम का रिकमेंडेशन होना भी जरूरी है, मतलब जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होंगे उनका रिकमेंडेशन भी जरूरी है, उसके बाद ही आप स्पीकर का इलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन यही जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी मना कर दिया, उन्होंने बोला है कि हम इस पर्टिकुलर जो स्पीकर है उसको अभी के लिए चुनाव नहीं करेंगे, जब हमें सही लगेगा, जब भी मतलब टाइम होगा उसके बाद ही इसका जो इलेक्शन है वो किया जाएगा। आई होप आपको इसका जो मेन इशू था महाराष्ट्र के स्पीकर से रिलेटेड वो आपको समझ आ गया होगा। तो यही था हमारा आज का सारे टॉपिक्स हमने इसके बारे में बात कर लिए। अगर आपको सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे तो आप इसको रिवीजन के फॉर्मेट में रिवाइज कर सकते हैं। इसके आंसर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं, आप इसके क्वेश्चन को मतलब ट्राई कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट बायोलॉजिकल ई प्रोटीन इज बीइंग यूज्ड इन कॉर्बेवैक्स। Second question is that Serum Institute has launched second vaccine in form of Covovax after Covishield. Third is Zero Village is located in Arunachal Pradesh. Fourth is Dri is a harvest festival celebrated by Apatani tribe. नेक्स्ट इज दैट लेबनान जो है वो टच करता है मेडिटेरेनियन सी को। एंड फाइनली दैट हरियाणा हैज मैंडेटेड टू अपॉइंट स्पीकर ऑफ असेंबली विद इन 15 डेज ऑफ वैकेंसी। ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको ट्राई करना है। जो कल के क्वेश्चन थे उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग फॉर कोविड इट लाइज विद द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। जी नहीं, कल स्टेटमेंट है, कल हमने इसके बारे में बात कर रखी थी। इस पर्टिकुलर ग्रुप का काम सिर्फ इतना है कि उसको एडवाइजरी सिर्फ उसको एडवाइस देना होता है। यहाँ पर इनका कोई भी काम नहीं है कि किस तरीके से कोई भी जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, उससे इनका कोई भी लेना देना नहीं है। उसके लिए एक अलग बॉडी बनाई गई जिसका नाम है इंसाकॉग।
ठीक है, इंसाइक्लोग्राम की जो बॉडी है उसका बेसिकली मेन काम है, उसका काम है जीनोम सीक्वेंसिंग करना है, इसका कोई भी काम नहीं है, इसको सिर्फ एडवाइस करना है। सेकंड इज कि एफसीआई 1984 जो होता है वो मैंडेटरी करता है दैट जितने भी एनजीओज वगैरह रजिस्टर्ड होंगे उनको मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के साथ रजिस्टर कराना होगा। जी नहीं, यहाँ पर मिनिस्टर, देखिए बाकी सब सही है, यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस नहीं है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है। जैसे हमने कल बात की थी, जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो इसको यहाँ पर सारे के सारे डिसीजन यहाँ पर लेने होते हैं। थर्ड इज कि कोई भी एनजीओ जो होगा उसको अपने एफसीआरए कॉन्ट्रैक्ट को हर 5 साल पे रिन्यू कराना होगा। जी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कल हमने इसके बारे में बात की थी कि एफसीआरए कॉन्ट्रैक्ट को हर 5 साल पे यहाँ पे रिन्यू कराना मैंडेटरी किया गया है। नेक्स्ट इज की जो न्यूज़पेपर्स एंड पब्लिशर्स है दे आर नॉट अलाउड टू गेट फंडिंग अंडर एफसीआरए। जी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमारी कंट्री की जो इंटरनल सिक्योरिटी है और जो प्रेस का फ्रीडम है, इन दोनों चीजों को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर न्यूज़पेपर्स को और पब्लिशर्स को यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है फॉरेन से कोई भी पैसा लेने के लिए। Next is, according to recent judgment, Supreme Court has changed the EWS limit from 8 लाख to 5 लाख। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। हमने इसके बारे में बात की थी कि EWS जो है उसके ये अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये डिसीजन पेंडिंग है कि 8 लाख क्यों है, बट अभी तक 5 लाख या फिर कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट जो है यहाँ पर डिसाइड नहीं किया गया है, ना ही इस चीज को अभी चेंज किया गया है। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट यूपी जो उत्तर प्रदेश है, इट हैज मोस्ट इज द बेस्ट स्टेट विद मैक्सिमम परसेंटेज चेंज एज कंपेयर टू बेस ईयर इन नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। मिजोरम इज द वन जिसके यहाँ पर 15% से ज्यादा का यहाँ पर ग्रोथ रेट इसने अचीव किया है। ठीक है, यूपी का जो ग्रोथ रेट है इट इज अराउंड 5% और मिजोरम का है अराउंड 15% का है। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट्स थे, सारे क्वेश्चन थे जिसको हमने रिवाइज कर लिया है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।